हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब तक हम बात कर रहे थे कंपनीज एक्ट की। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ टॉपिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज टॉपिक करेंगे। नाउ चलिए शुरू करते हैं विद द वर्ड्स प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है सर? प्रमोटर वो होता है जो कंपनी की बुनियाद खड़ी करता है, कंपनी का आइडिया कंसीव करता है, कंपनी का पौधा लगाता है, कंपनी के फाउंडेशन तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद जो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का सारा प्रोसेस है वो कंप्लाई विद प्रमोटर्स का काम है। उसको कंप्लाई विद करना, मेमोरेंडम तैयार करना, आर्टिकल्स बनाने, फाइन। उसके बाद डायरेक्टर्स अपॉइंट करने। ठीक है, तो कुल मिला के एक ब्रेन आइडिया से लेके कागजों में लीगल तौर पे कंपनी खड़ा करना सर। ठीक है, और कंपनी को इन रियलिटी खड़ा करना, वो सारा काम प्रमोटर का है। तो शुरू करते हैं एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 69 हु द प्रमोटर इज। प्रमोटर कौन होता है सर? फाइन। सो प्रमोटर कहां पे डिफाइन है? एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 69। सो प्रमोटर वो पर्सन होता है, सो अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज 69, promoter is that person who is named as such in the company's prospectus। जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उसका नाम लिखा जाता है, मेंशन होता है, या फिर एनुअल रिटर्न में उसका वेरवा होता है एज पर द सेक्शन 92। और इसके अलावा कंपनी के मामलों को वो कंट्रोल करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, या वो डायरेक्टर बन के, या और किसी कैपेसिटी में सर। फाइन। सो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? एडवाइस, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है that the company's board of directors is accustomed to follow। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, वो किसको सुनेंगे, किसकी बात मानेंगे? प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर कौन है? जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रमोटर और कौन होता है जिसका प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाता है कि दैट गाय इज अ प्रमोटर, और 1 or 2 3 और मोर पर्संस व्हाटएवर दे आर। फाइन। और इन द एनुअल रिटर्न एज पर द सेक्शन 92। फाइन। और उसके अलावा शेयर कंपनी को कैसे कंट्रोल करता है? या तो वो शेयर होल्डर की कैपेसिटी में कंट्रोल करेगा, या अच्छी खासी शेयर होल्डिंग कंट्रोल करेगा, या डायरेक्टर बनेगा उसके साथ भी कर सकता है। ठीक है, या अदरवाइज फाइन, या और किसी तरीके से उस कंपनी को कंट्रोल करना है। इन सिंपल टर्म्स प्रमोटर का मेन काम क्या होता है? प्रमोटर कंसेप्ट ऑफ आइडिया को कंसीव करता है, कंसेप्चुलाइज करता है, अंडरटेक करता है सारी लीगल एंड फाइनेंशियल स्टेप्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन। तो लीगली कंपनी को फॉर्म करवाता है एंड लेज अ फाउंडेशन फॉर इट्स ऑपरेशन, और फाउंडेशन तैयार करता है सो दैट कंपनी अपना कार्य करना शुरू कर दे। ठीक है ना। तो कंपनी बेसिकली अभी तक बनी नहीं। अभी तक तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट है कि हम ये काम करेंगे, हमारे पास ये बिजनेस आइडिया है, हम ऐसा ऐसा करके बिजनेस करेंगे। तो उसके लिए कंपनी बनानी है, तो सारा आइडिया से लेके कंपनी बनाने तक इन रियलिटी, है ना, फ्रॉम लीगल एंगल टू, सारा वो किसका काम है? बेसिकली प्रमोटर का काम है। उसके बाद दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसेशन, दैट इज एओए। और ठीक है, शुरुआत में जो कैपिटल कहां से अरेंज करनी है वो प्रमोटर की हेडेक है सर। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटिंग द फर्स्ट डायरेक्टर्स भी किन्होंने अपॉइंट करने हैं? प्रमोटर। फाइन। तो प्रमोटर एक बंदा भी हो सकता है, 2 4 जो भी हैं सर। फाइन। फाउंडर्स है जिसको को फाउंडर्स बोलते हैं हम। फाइन। उसके बाद promoters act is in a fiduciary capacity owing a duty of care and a good faith to the company and its future shareholder। तो हम ये मान के चलते हैं प्रमोटर इन अ गुड फेथ, इन अ बोनाफाइड वे वो काम कर रहा है। एवरीथिंग वो जो भी कर रहा है सब कुछ कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहा है सर। फाइन। उसके बाद नाउ अब बात कर रहे हैं एक्सक्लूजन्स की। एक्सक्लूजन मींस अगर कोई इंसान इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी एडवाइस दे रहा है, अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ले रहे हो कि भाई कंपनी कैसे बनानी है, तो वो आपको गाइड कर रहा है हर स्टेप पे। फाइन। कंपनी को कैसे खड़ा करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है, जो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है, देन उसको प्रमोटर नहीं बोलेंगे। उसका काम है एडवाइस देना। फाइन। उसको प्रमोटर नहीं बोला जाएगा। फाइन। सो एवरी प्रोफेशनल हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी such as lawyers, chartered accountants, company secretaries or bankers are not considered as promoters unless they take an active role। या तो वो कोई एक्टिव रोल ले कंपनी में, कंपनी के ऑपरेशंस में,
इन द कंपनीज फॉर्मेशन बियॉन्ड देयर प्रोफेशनल रोल, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल अगर आप उनको इंक्लूड कर रहे हो कंपनी के एक्टिव रोल में, एक्टिविटीज में, एक्टिव उसको इन्वॉल्व कर रहे हो सर। फाइन, सिंपल। सो कहने का मतलब क्या है, सिंपल, वो इंसान जो कंपनी खड़ी कर रहा है, कंपनी बना रहा है, जो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहा है, कैपिटल सिक्योर कर रहा है या रेज कर रहा है या खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या बाहर से जहां से भी अरेंज कर रहा है, whosoever, वो सब प्रमोटर है। सब प्रमोटर ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। फर्स्ट डायरेक्टर्स को प्रमोटर ने अपॉइंट करना है। उसके अलावा अगर कोई इंसान अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है तो उसको प्रमोटर नहीं बोला जाएगा अनलेस और अनटिल अगर वो कंपनी की एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे सर। फाइन। उसके बाद सो फॉर एग्जांपल इफ मिस शर्मा conceives a tech startup and files incorporation documents with the ROC, ठीक है। अगर मिस शर्मा ने सो कंसीव्स द टेक स्टार्टअप, वो टेक स्टार्टअप स्टार्ट कर रही है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स उसने फाइल करते विद आरओसी, सिक्योर्स द सीड फंडिंग एज वेल, अपॉइंट्स इनिशियल डायरेक्टर्स एज वेल, शी इज अ प्रमोटर। हाउएवर इफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हेल्प्स इन, ठीक है ना, वो ड्राफ्टिंग में हेल्प कर रहा है, ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इज नॉट अ प्रमोटर अनलेस दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ कंपनी सर, कंपनी फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। फाइन। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है ना, तो इफ दे या ही एज द केस में भी, एक बंदा है, दो बंदा, जो भी है। फाइन, ओके हो गया सर, ठीक है ना। सो यहाँ पे चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म लिख दो जो नाउ formation of company sir, section 3, formation of company, section number 3 sir, a company can be formed for any lawful purpose। पहली बात तो कंपनी बनाई जा सकती है किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए, नॉट फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, by subscribing to the memorandum of association and complying with the registration requirements of companies act 2013 सर। तो एमओए आपको तैयार करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद जो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रावधान है रजिस्ट्रेशन के संबंध में, वो आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू रजिस्टर द कंपनी सर। तो कंपनी खोलने के लिए पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सब्सक्राइबर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेमोरेंडम को साइन करना पड़ेगा। फाइन। सो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, 7 बंदे कम से कम चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए कितने चाहिए, 2 या फिर उससे ज्यादा चाहिए। ओपीसी में कितने बंदे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1% सर। सब्सक्राइबर्स एग्री टू फॉर्म द कंपनी, उनको एग्री करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि दे आर मेकिंग द कंपनी बाय साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको एमओयू साइन करना पड़ेगा। कमिटिंग टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर, कम से कम 1 शेयर तो उनको होल्ड करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 शेयर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गारंटी कंपनीज, ठीक है। सो कंपनीज लिमिटेड विद द शेयर कैपिटल, उनको कम से कम 1 बंदे को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गारंटी कंपनी सर। फाइन। तो कम से कम 1 शेयर तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है सर। उसके बाद अगर आपकी कंपनी का लाइक आप लिस्ट कर कंपनी फॉर्म करवा रहे हो विद द गारंटी कि वो गारंटी होगी उसमें, तो गारंटी कंपनी में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कल को कंपनी लिक्विडेट होगी तो हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। फाइन। इट इज जस्ट फॉर द पर्पस, वो कंट्रीब्यूट करेंगे ओनली इन द केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप सर, इन दैट केस, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। फाइन। उसके बाद नाउ a company must register with the ROC within whose jurisdiction its registered office is located। तो अगर आप कंपनी चंडीगढ़ में खोल रहे हो तो चंडीगढ़ का जो ROC होगा वहां रजिस्टर करवानी पड़ेगी। अगर आप कंपनी अपने दिल्ली में खोल रहे हो तो दिल्ली का जो एरिया है उसका जो ROC है तो वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके, ठीक है ना। उसके बाद जो भी वहां का रीजनल डायरेक्टर होगा उसके पास अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बॉम्बे में कर रहे हो तो जो भी आपका कंसर्न एरिया, जयपुर में कर रहे हो जयपुर वाला, पुणे में कर रहे हो पुणे वाला ROC के पास अप्लाई करना पड़ेगा जिस जुरिडिक्शन में आप फॉल कर रहे हो सर। फाइन, सिंपल। उसके बाद ठीक है ना, जहां आपका मेन कहां पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस है। क्या है आपका, रजिस्टर्ड ऑफिस है। इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके मल्टीपल ऑफिसेज हो सकते हैं, बट यू हैव टू फाइल कि व्हाट कैन, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है ना, कौन सा है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके पर्टिकुलर्स आपको शेयर करने पड़ेंगे विद ROC कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है सर। उदाहरण तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है
तो जो भी सरकार ने कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ लेटर देना है या कुछ भी कम्युनिकेशन करनी है कंपनी के साथ, कुछ पूछगिछ करनी है, कुछ भी करना है, तो वो सारा कुछ रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ कम्युनिकेट होता है। कंपनी के जो सारे मेन रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है सर? वो रजिस्ट्रार, अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वही होते हैं सर। ठीक है, तो जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां का जो रजिस्ट्रार है, तो वहां का जो आरओसी होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, रीजनल डायरेक्टर होगा, वहां पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी कंपनी को सर। सिंपल, फाइन। उसके बाद नाउ शुरू करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सर, सेक्शन नंबर 7। तो मुझे बताओ फटाफट, हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 7। कौन सा कर रहे हैं? सेक्शन नंबर 7। नाउ द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फाइलिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत सारे कागज आपको जमा करवाने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। एमओए तैयार करना पड़ेगा, एओए तैयार करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा सर। तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है विच यू हैव टू सबमिट टू द आरओसी टू गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड, तभी आपकी कंपनी रजिस्टर होगी सर। फाइन। उसके बाद तो and information with the ROC registrar of companies within whose jurisdiction the company's registered office is proposed to be situated। तो जहां भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चाहते हो कि मेरा वहां पे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है ना, चंडीगढ़ में खोल रहे हो चंडीगढ़ में, पुणे खोल रहे हो तो पुणे में, जहां पे भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना चाहते हो वहां के आरओसी को जाके अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। वो सारे कागजात जाके आपको जमा करवाने पड़ेंगे, सबमिट करवाने पड़ेंगे। अब कौन कौन से कागज हैं वो देख लेते हैं। तो पहली बात कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सर। सो मेमोरेंडम बेसिकली, मेमोरेंडम क्या होता है आगे जाके देखते हैं, उसके क्लॉजेस भी देखते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, चार्टर बोल लो, कॉन्स्टिट्यूशन बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो। तो बेसिक क्लॉजेस रहते हैं, जैसे उसमें सिचुएशन क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी क्यों बनी है, ठीक है ना, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, वहां पे कैपिटल क्लॉज होता है, कंपनी कैपिटल क्या है। तो जो बेसिक मुख्य जानकारी होती है वो किसमें होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सर। नाउ द एमओए आउटलाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, काम क्या करेगी, स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा कुछ आपको कहां पढ़ने को मिल जाएगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सर। बाकी उसके अलावा जो रूटीन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, रूटीन गाइडलाइंस होती हैं, वो सारे कहां पे लिखी होती हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग कब कब कंडक्ट करनी है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम कितने डायरेक्टर्स का चाहिए, कम से कम कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, डिविडेंड इशू करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसके बाद बायबैक का प्रोसीजर क्या है, अगर कंपनी ने बायबैक ऑफ शेयर्स करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो डिटेल्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पे लिखे होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर। फाइन। उसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करने हैं, नहीं करने का कब करने हैं, तो उसके क्या क्लॉजेस रहेंगे, तो उसके संबंध में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो सारा कुछ आपको कहां देखने को मिलेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में सर। फाइन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो बेसिकली जो कंपनी की रूटीन वर्किंग होती है ना, जो कंपनी ने रूटीन जो वर्किंग करनी है उसको गाइड करता है। रूटीन जो वर्किंग होती है ना कंपनी की सर, उसको गाइड करता है कौन? एओए। कौन? एओए। फाइन। अगर कंपनी का आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखना, आपने को कंपनी की बेसिक जानकारी लेनी है कि कंपनी की कैपिटल क्या है, कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कंपनी क्या काम करती है, तो वो आपको मिलेगी कहाँ पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सर। वो आप कहाँ पे मिलेगी आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सर। फाइन। ये कंपनी की बेसिक जानकारी बताता है, एक डिटेल्ड गाइडलाइंस होती है, डिटेल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो आपको देखने को मिलेगा सर यहाँ पे। फाइन। उसके बाद जो जिसको हम टेक्निकली बोल रहे हैं इंटरनल गवर्नेंस रूल्स, इसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं? इंटरनल गवर्नेंस रूल्स। तो एओए स्पेसिफाइज द इंटरनल गवर्नेंस रूल्स। सिंपल। फाइन। उसके बाद तो जो भी है, बात ध्यान रखना कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों को साइन करना है सभी ने। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 बंदे चाहिए। अगर आपके पास 7 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम को, ठीक है ना, उस मतलब कि जो भी प्रमोटर कहा रहा है अपने आप को, तो वो साइन करेगा। तो वो साइन करेगा। तो बोथ, मैं कह रहा हूं बोथ, बोथ मीन्स एओए भी एंड एमओए भी, दोनों को साइन करना है, मेमोरेंडम को भी और आर्टिकल्स को भी। मस्ट बी साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 बंदे चाहिए, तो 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी है, जितने भी हैं, सबके साइन चाहिए सर। फाइन। टू द मेमोरेंडम सर। फाइन। बोथ मस्ट बी साइड। कौन साइन करेगा? जो जो भी सब्सक्राइबर्स है, जिस जिसने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है। फाइन।
और कम से कम कितने बंदे चाहिए पब्लिक कंपनी में सब्सक्राइब करने के लिए? 7 बंदे। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कितने बंदे चाहिए? कम से कम 2 बंदे सर। ओपीसी के लिए 1 बंदा सर। ठीक है। उसके बाद बात ध्यान रखना, डेक्लेरेशन बाय प्रोफेशनल। अब हो सकता है कि आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज ना हो, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रावधान डाल दिया। हो सकता है कि जो कोई बंदा कंपनी बना रहा हो उसको कंपनीज एक्ट की जानकारी है नहीं है, कंपनीज एक्ट कह रहा है मुझे नहीं पता, पर आपको एक डेक्लेरेशन दिलवानी पड़ेगी प्रोफेशनल से। प्रोफेशनल कौन होता है? ठीक है, सीए सीएस। तो आपको उससे एक डेक्लेरेशन दिलवानी पड़ेगी कि आपकी कंपनी बनाते हुए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनीज एक्ट के हैं, ये कंपनी रूल्स हैं, वो हमने सब फॉलो किए हैं। फाइन, सो दैट इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो सर। फाइन, a declaration by the professional, that is chartered accountant, company secretary, cost accountant, advocate engaged in the company's formation। ठीक है, तो एक तो उनसे क्या दिलवानी पड़ेगी बेटा? डेक्लेरेशन। क्या दिलवानी पड़ेगी? डेक्लेरेशन सर। डेक्लेरेशन में क्या होगा कि भाई आप जो है सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो सर। फाइन, एंड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्पेशली? एंड। क्या लिखा है यहाँ पे? एंड। ये भी करना है और ये भी करना है। अ पर्सन नेम्ड इन द एओए, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। आपकी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है, मैनेजर है, डायरेक्टर है सर। ठीक है, एक वो कंफर्म करेगा। क्या कंफर्म करेगा? दैट ऑल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज को रजिस्टर करवाने के लिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान है रजिस्टर करवाने के लिए, वो हमने फॉलो किए हैं। नॉट ओनली द कंपनीज एक्ट बट द कंपनीज रूल्स, प्रोविजंस और आल्सो मतलब हैव आल्सो बीन फॉलोड सर। they have also been followed sir। fine, they have also been complied with, so not only the acts but the rules as well। ठीक है, सो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ऑल द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो जो भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट के रूल्स के, वो कंप्लाई कर लिए गए हैं। इसका आपको लिख के देना पड़ेगा आरओसी को। कौन लिख के देगा सर? एक तो प्रोफेशनल लिख के देगा, उसके अलावा एक कंपनी का एम्प्लॉय, दैट कुड बी अ सेक्रेटरी, दैट कुड बी डायरेक्टर, दैट कुड बी मैनेजर, दैट कुड बी एनीवन सर। फाइन, तो ये दोनों जने लिख के देंगे। कौन कौन लिख के देंगे? दोनों लिख के देंगे सर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं सर? कौन कौन लिख के देगा? एक तो प्रोफेशनल। कौन लिख के देगा बेटा? प्रोफेशनल प्लस कंपनी का एम्प्लॉय, टॉप मोस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, टॉप एम्प्लॉय सर। फाइन, ही कुड बी डायरेक्टर, he could be secretary, he could be manager, a top most employee sir। तो दोनों ही लिख के देंगे भी हाँ यार कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमने फॉलो कर लिए सर। डेक्लेरेशन देनी है लिख के। फाइन, उसके बाद डेक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। नाउ अब एक और डेक्लेरेशन जाएगी। कौन जाएगा? सब्सक्राइबर्स देगा। और कौन देगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स देगा। अब वो क्या डेक्लेरेशन देंगे सर? ईच सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर हो भाई, जो कंपनी आप बना रहे हो, ठीक है ना, 7 बंदे चाहिए पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए 2, ओपीसी के लिए, जो भी सब्सक्राइबर हो, और उसके अलावा जो भी फर्स्ट डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है, वो क्या लिख के देंगे सर? वो लिख के देंगे दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू द प्रमोशन, फॉर्मेशन और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कि वो कंपनी बनाते हुए, कंपनी फॉर्मेशन करते हुए किसी भी तरीके का, ठीक है ना, ये कंपनी को मैनेज करते हुए किसी भी तरीके के ऑफेंस में वो कन्विक्टेड नहीं है। फाइन, उनको कोई सजा अनाउंस या सजा नहीं दी गई बाय द लॉ। फाइन, दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड इन द केस ऑफ अपना दिस प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कौन कौन लिख के देगा? एक कंपनी का हर सब्सक्राइबर, ठीक है, और उसके अलावा कंपनी का डायरेक्टर सर, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद दे हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द फ्रॉड। ठीक है, तो उनको फ्रॉड का गिल्टी नहीं पाया गया। मिसफिसेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी इन द लास्ट 5 years। तो यानी कि पिछले 5 सालों में उन्होंने किसी भी कंपनी, यहां पे वर्ड लिखा है एनी, क्या लिखा है? एनी कंपनी, नॉट दिस कंपनी अभी जो बन रही है, पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई ऐसी कंपनी नहीं खोली या बंद की, या वो किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहे कि जिससे उन्हें गिल्टी करार दिया गया हो
या उन्होंने कुछ फ्रॉड किया हो, मिसफिसेंस किया हो, ठीक है, या ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया हो, ठीक है, उसके बाद जो भी हम कागजात जमा करवा रहे हैं वो करेक्ट हैं, विद द आरओसी जो हम जमा करवा रहे हैं कंप्लीट एंड ट्रू है, टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ सर। ठीक है जी। तो कंपनी खोलते हुए, कंपनी फॉर्म मैनेज करते हुए हमने कुछ भी अपना कन्विक्टेड नहीं है। फाइन। पिछले 4-5 सालों में हमने किसी भी कंपनी में कोई फ्रॉड, मिसफिसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया इन द लास्ट 5 इयर्स। तीसरा, जो भी हम कागजात जमा करवा रहे हैं आरओ किसी के साथ, आरओसी के पास, वो अपना क्या नाम है, ट्रू है, फेयर है, कंप्लीट है, और उनकी नॉलेज में वो सब सही है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड द बिलीफ सर। फाइन, सिंपल इट इज। तो 3 चीजें आपने लिख के देनी है। कौन लिख के देगा बेटा? एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर सर। एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। फाइन। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो जहां भी आप चाहते हो कि जो सरकार है, आरओसी है, आपको किस पते पे कम्युनिकेट करे, आपको लेटर सेंड करे, तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस बता दो। अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड ऑफिस अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया, या अभी तक आपने परचेज नहीं किया, अरेंज नहीं किया, या कोई लीज वगैरह नहीं लिया, तो आपको 30 दिन दे रहे हैं। कोई टेम्परेरी ऑफिस बता दो इन द मीन टाइम, पर 30 दिन के अंदर अंदर एक रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर डिक्लेयर कर देना सर कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। So address for the communication until the company establishes its permanent registered office, typically within 30 days of incorporation. That is temporary address until the registered office established within 30 days. तो अपना या तो रजिस्टर्ड ऑफिस बता दो, नहीं अगर आपने अरेंज किया अभी तक तो अपना एटलीस्ट टेम्परेरी ऑफिस बता दो। 30 दिन तक हम आपको दे रहे हैं, इन द मीन टाइम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अरेंज कर लो सर। फाइन। जहां पे सरकार के मुलाजिम, आरओसी, यानी कि वो आपको कम्युनिकेट कर सके। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आपने सबमिट करवाने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आपको और क्या क्या देना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सब्सक्राइबर्स। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है किस किस चीज की? ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है, जो बंदे कंपनी खोलने जा रहे हैं, उनका नाम, सरनेम, फैमिली नेम, उनका पता कहाँ पे है, उनकी नेशनैलिटी कौन सी है, इंडियन है, बाहरले हैं, उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कुछ और सर। फाइन। उसके बाद फॉर द बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर, अगर कोई कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंपनी बनने जा रही है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, इसमें हिस्सेदार बन रही है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ठीक है, मिस्टर पी, मिस्टर क्यू, तो ये सारे सब्सक्राइबर्स बनने जा रहे हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है किसी कंपनी में, तो उस केस में क्या होगा? तो जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, एक्ट कह रहा है, जो सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, फॉर एग्जांपल सरकार फिर उसका ना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांग लेती है, उसका सिन नंबर वगैरह मांग लेती है कि अपना सिन नंबर वगैरह सबमिट करवा दो। फाइन। अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अपनी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो शेयर कर दो। हमने यहाँ पे एज प्रिस्क्राइब्ड क्यों लिखा? क्योंकि एक्ट कह रहा है एज प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब कौन करता है? बेसिकली रूटीन केस में सरकार ही करती है। किस माध्यम से? रूल्स के माध्यम से, वाया रूल्स। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दी। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शेयर करने को कहा जा सकता है और कहा जाता है। उसके बाद एक तो हो गया सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर सब्सक्राइबर्स शेयर करने हैं, उसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स शेयर करने हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स शेयर करने हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, पूरी डिटेल इनकी कुंडली भी शेयर करनी है। उनका नाम, सरनेम, फैमिली नेम, उनका डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, उनका पता चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, उनका भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिट करना है। इसके अलावा ऊपर क्या आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बाद? अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है तो उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। बस ऊपर वाले पॉइंट में ये लास्ट पॉइंट का फर्क है, ऊपर वाले पॉइंट में ये लास्ट वाले पॉइंट का फर्क है सर। फाइन, ये वाले पॉइंट का फर्क है सर। ओके हो गया? ठीक हो गया। नाउ उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट। अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी में इंटरेस्ट है, या वहां से वो कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो या किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, या सैलरी ले रहे हैं, या अदरवाइज एम्प्लॉय हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा हूं, पर इससे पहले मैं इस कंपनी में ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूं, इस कैपेसिटी पे, इस पोजीशन पे।
तो डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन द अदर फर्म्स, तो आप किसी और फर्म में अगर आपका इंटरेस्ट है या बॉडी कॉर्पोरेट्स में, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शेयर होल्डिंग है या आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, अलोंग विद द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, और एक उसके अलावा अलोंग इसका मतलब क्या है, इसके अलावा आपको कंसेंट देनी है कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, आप अपनी मर्जी से डायरेक्टर बन रहे हो सर, फाइन, ये कंसेंट चाहिए। नाउ दोबारा अब क्या क्या करना है सर, एक तो क्या करना है, मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करना है, ठीक है, दोनों साइन किए जाएंगे बाय ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर सर, फाइन। उसके बाद एक प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन लेनी है, नॉट ओनली प्रोफेशनल बट एम्प्लॉय से भी डिक्लेरेशन लेनी है सर। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन किससे लेनी है, सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर से। ये क्या लिख के देंगे, तीन चीजें लिख के देंगे कि ये तो ना तो कन्विक्ट हुए हैं इन द केस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, या पिछले 5 सालों में किसी कंपनी में गिल्टी के केस में या मिसफिशंस के केस में या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के केस में वो गिल्टी करार नहीं है सर, फ्रॉड के केस में गिल्टी नहीं दिए हुए, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी वो कागजात जो जमा करवा रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ ओके है, फाइन एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, फाइन। उसके अलावा ठीक है जी, तो ये दो हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, डिक्लेरेशन में प्रोफेशंस हो गया, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कम्युनिकेट कर दो, नहीं है तो टिपिकली टेम्परेरी एड्रेस कम्युनिकेट कर दो सर, ठीक है, फॉर 30 डेज ओनली, अगर आप टेम्परेरी दे रहे हो। उसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ आपने सब्सक्राइबर्स शेयर करने हैं और पर्टिकुलर्स ऑफ आपने क्या करना है, डायरेक्टर्स शेयर करने हैं। उसमें क्या हो गया, नाम, पता, सरनेम, वो सारी कुंडली आपको शेयर करनी पड़ेगी। अगर कोई कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है, अगर कोई कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर है तो उस केस में, ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स शेयर करनी पड़ सकती है जो मांगी जाती है। उसके अलावा, ठीक है, डायरेक्टर्स की भी वही सारी कुंडली है। तो उसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर्स का किसी और कंपनी में इंटरेस्ट है, लाइक कोई शेयर होल्डिंग है या डायरेक्टरशिप है या आप सैलरी ले रहे हो, किसी तरीके से जुड़े हुए हो किसी और कंपनी के साथ, तो वो भी आपको शेयर करना है अलोंग विद देयर कंसेंट कि हाँ भाई आपकी मर्जी से आपको क्या बनाया जा रहा है, डायरेक्टर बनाया जा रहा है, फाइन, सिंपल इट इज, ठीक है। सो कंक्लूजन ये है To incorporate a private company manufacturing eco-friendly, for example, packaging कर रहे हो तो promoters must file MOA and AOA declaration देनी पड़ेगी from chartered accountants and proposed directors, ID proofs वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है, कंपनी टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ेगा विद आरओसी इन द रेलिवेंट स्टेट जो भी है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है अगर मुंबई बेस्ड कंपनी है सर। ये सब देने के बाद जो आरओसी है वो वेरीफाई करेगा कि सारा कुछ आपने जो दी है सब ओके, फॉर्मेलिटी कंप्लाई होगी सर। अगर सारा कुछ सही रहा अपॉन वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर आपको क्या इशू किया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, रजिस्टर हो गई है भाई, ठीक है। सो अपॉन वेरिफिकेशन टू ऑफ द फील्ड डॉक्यूमेंट्स इन इंफॉर्मेशन, द आरओसी रजिस्टर कर लेगा उसको, रजिस्टर्स देम and issues a certificate of incorporation in the prescribed form confirming the company's legal existence under the Companies Act 2013, फाइन। सो अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आरओसी क्या करेगा, वो सारे जो आपके कागज आपने जमा करवाए हैं, सबमिट किए हैं, उनको अपना दर्ज कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया जाएगा सर, ठीक है ना। नाउ अगर आपको अपना सर्टिफिकेट इशू हो गया, दैट शोज कि अब कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, अब कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस बन चुकी है, अब कंपनी क्या बन चुकी है, लीगली एग्जिस्ट कर रही है, अब कागजों में कंपनी तैयार हो चुकी है भाई। नाउ दिस जो सर्टिफिकेट है ना, दिस शोज कि कंपनी को जन्म हो चुका है, अब नई कंपनी कागजों में आ चुकी है, जो कि अपने आप में एक लीगल आइडेंटिटी है, एंटिटी है, अलग उसकी एंटिटी है, जिसकी वजह से अब आप बिजनेस कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। नाउ इट इज योर कंपनी सर, नाउ द कंपनी कैन ओपन बैंक अकाउंट, साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑपरेट लीगली सर, ठीक है ना, डू द बिजनेस, परचेज द लैंड, सेल द लैंड, लायबिलिटी ले सकती है, पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, कंपनी बन के तैयार हो चुकी है, सिंपल सर, फाइन। उसके बाद बात करते हैं सिन नंबर की। सिन नंबर क्या होता है, जब भी कंपनी रजिस्टर होती है ना तो आरओसी का क्या करता है, हर कंपनी को एक यूनिक नंबर इशू करता है, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर सर, फाइन, सिन बोलते हैं बेसिकली, सिन नंबर मींस एन फॉर नंबर ही है उसमें,
ठीक है। सो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कह लो, आइडेंटिटी नंबर कह लो, अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू द कंपनीज अपॉन इनकॉर्पोरेशन। तो यूनिक नंबर होता है, हर एक अलग अलग होता है, यानी कि किसी को भी सेम नंबर इशू नहीं किया जाता। इंक्लूजन, अब इसमें क्या होगा, जो CIN इज इंक्लूडेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, वहां पे सिन नंबर लिखा रहेगा, सिंपल। एंड इट सर्व्स एज द कंपनीज लीगल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, एक शो करता है कि कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है फॉर ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी पर्पसेस। ठीक है, तो कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी है फॉर ऑल रेगुलेटरी एंड लीगल पर्पसेस, सिंपल, फाइन। उसके बाद सिन कंप्राइजेस 21 कैरेक्टर्स, उसमें बेसिकली 21 कैरेक्टर्स होते हैं, दैट शोज कि कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है, इंडस्ट्री कोड क्या है, ठीक है, स्टेट इनकॉर्पोरेशन, ओनरशिप वगैरह वगैरह। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिन नंबर लिखा हुआ है, इट इज 21 डिजिट सिन नंबर सर, फाइन। एल का मतलब ये है कि ये लिस्टेड है सर, एल का मतलब क्या है, ये लिस्टेड है, लिस्टेड कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज पे सर, फाइन। 17110 उनका NIC कोड है, ये इंडस्ट्री कोड होता है, हर एक का अपना अपना कोड होता है। कोई टेक्सटाइल में काम कर रहा है उसका ये कोड है, कुछ स्टील में काम कर रहा है उसका अलग कोड है, तो वो कैटेगरी वाइज कोड बना हुआ है सर, ठीक है। तो 17110 दैट शोज की ये सीरीज बेसिकली टेक्सटाइल वाली सीरीज है, ठीक है ना। अपना GJ कहां पे रजिस्टर्ड है, गुजरात, यानी कि कंपनी कहां पे खुली थी, गुजरात में, कंपनी कहां पे खुली थी, गुजरात में सर, फाइन, GJ। उसके बाद 1973, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट कब हुई है, 1973, कब हुई है, 1973 बेटा, फाइन। उसके बाद PLC मींस पब्लिक लिमिटेड कंपनी सर। उसके बाद उसका जो यूनिक नंबर है, ये सबका अलग अलग रहता है सर, यूनिक सिक्वेंशियल रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे गाड़ियों का अलग अलग होता है सर एंड वाला नंबर, फाइन, ओके हो गया सर, ठीक हो गया। सो मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द कंपनी मस्ट मेंटेन द कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट इट रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी आपने कागजात जमा करवाए हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे, आपको उसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो जो भी कागज आपने ROC को सबमिट किए हैं, यू हैव टू रजिस्टर देम, वो आपको कहां पे रजिस्टर करना है, कहां पे प्रिजर्व करना है, मेंटेन करना है, कहां पे रखना है आप उसको, रजिस्टर्ड ऑफिस में। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक ये आपके पास सारे कागजात रहने चाहिए एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस, फाइन। एंड दैट शोज की एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। कल को स्टेक होल्डर को चेक करना है तो वो जाके रजिस्टर्ड ऑफिस में सारे कागजात चेक कर सकते हैं। रेगुलेटर्स के लिए जैसे सेबी है रेगुलेटर, तो उनके लिए भी सही रहता है, कल को कुछ चेकिंग करनी है, कोई रेड करनी है, कुछ करना है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है सर, ठीक है, तो उसके लिए इजी रहता है। इसलिए लॉ बोलता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपने कहां पे मेंटेन करने हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपने कहां पे मेंटेन करने हैं, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, फाइन। उसके बाद अगर आपने कोई गलत जानकारी दे दी या फिर छुपाई या फिर आपने सप्रेस की, if any person provides a false or the incorrect particulars or suppresses the material information in documents filed with the ROC for incorporation, then उनको फ्रॉड के लिए जाहिर सी बात है कि उनको गिल्टी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि दे हैव डन द फ्रॉड, और फ्रॉड के लिए जो सबसे खतरनाक सेक्शन है पूरे कंपनीज एक्ट का 447, वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जो एक जनरल सेक्शन है, ठीक है। अगर कोई कंपनीज एक्ट में फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है, सेक्शन 447 सर, फाइन। उसके बाद नाउ तो 447 क्या कहता है कि वहां पे 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी सर, सेवरिटी भी कितना खतरनाक आपने काम किया है, ठीक है, एज द केस में भी सर। उसके अलावा आपको फाइन भी हो सकता है, जो कि रह सकता है कि जितने का आपने फ्रॉड किए उससे 3 गुना, जितना आपने फ्रॉड किए उससे 3 गुना सर, फाइन। या कम से कम कुछ केसेस में 10 लाख की पेनल्टी तो है ही है, फाइन। उसके बाद नोट कर लो, जो केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, अगर उसने आपने कुछ ऐसा वैसा कांड कर दिया तो कम से कम सजा 3 साल की तो होगी, जज साल 6 मंथ्स की सजा नहीं दे सकते उस केस में, 3 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी सर, 3 साल की सजा तो उस केस में मिलेगी
ही मिलेगी सर, सिंपल इट इज, फाइन। नाउ incorporation through fraudulent means, if a company is incorporated by furnishing the false or incorrect information, अगर आपने जानकारी false दे दी, incorrect information दे दी, ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी बात करी, लीज की सप्रेस कर लिया या फ्रॉडन एक्शंस की, या जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है ना, तो प्रमोटर्स हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, एंड पर्संस मेकिंग इवन डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशन तो प्रोफेशनल ने भी दी थी, ठीक है ना, तो जो जो भी डिक्लेयर्स कर रहे हैं तो उनको फ्रॉड माना जा सकता है अंडर सेक्शन 447 सर, फाइन। उसके अलावा अब बात करते हैं एनसीएलटी की, ठीक है जी। जो पुराना एक्ट था 1956 वाला, तो वहां पे था कंपनी लॉ बोर्ड, तो कंपनी के मामलों की सुनवाई कौन करता था? कंपनी लॉ बोर्ड सर। 1956 से बाद कानून 2013 आ गया तो उसको खत्म कर दिया गया, इसकी जगह किसने ले ली? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने। किसने ले ली? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है सर, फाइन। सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सर, फाइन। नाउ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, if any incorporation involves fraud, false information or suppression of material facts, अगर आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है ना, आपको कहा गया था कि अगर आपके खिलाफ कोई पिछले 5 साल में मामला बना है फ्रॉड का तो आप कन्वे करो, आपने नहीं कन्वे किया, अगर आपने कुछ मटेरियल फैक्ट नहीं डिस्क्लोज किया, फाइन, देन एनसीएलटी जो ट्रिब्यूनल है, जो एक तरीके की कोर्ट है, जिसको बेसिकली हम टेक्निकली क्वासी कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल्स होती है ना वो क्वासी कोर्ट होती हैं, क्या होती हैं वो? क्वासी कोर्ट्स होती हैं, फाइन, ठीक है। क्वासी मींस सेमी, क्वासी मींस सेमी सर, ठीक है। इनको सेमी कोर्ट्स क्यों बोला जाता है? बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स होती है ना उनके पास एक स्पेसिफिक पावर होती है, जैसे एनसीएलटी के बाद सिर्फ जो कॉर्पोरेट मामले हैं उनको निपटने के लिए, उनको डील करने के लिए पावर है। जो इनकम टैक्स की ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल है, एटीएटी जिसको बेसिकली बोलते हैं, ITAT सर, ये सिर्फ और सिर्फ जो टैक्स के मैटर्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के मैटर्स हैं, उसको डील करेगा, ठीक है। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरनमेंट के मैटर्स हैं उसको डील करता है। तो पहली बात तो इनके पास सारे पावर्स नहीं होते, जो हाई कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास फुल पावर होती है किसी भी मैटर को डील करने के लिए, वो कोर्ट है या सेमी कोर्ट्स हैं। दूसरा, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको जजेस बोला जाता है कोर्ट के। जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं उनके मेंबर्स को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स, फाइन। उसके बाद जो कोर्ट होती है उनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? जजेस। क्या बोलते हैं बेटा? जजेस, ठीक है जी। जो मुखिया होता है, जो हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस। क्या बोलते हैं वहां पे कोर्ट में? चीफ जस्टिस। सर कोर्ट के पास पूरी पावर है, वो तो फांसी तक की सजा दे सकती है, ये नहीं दे सकते, ट्रिब्यूनल्स नहीं दे सकते फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा ये नहीं दे सकते, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दे आर नॉट फुल कोर्ट्स, दे आर क्वासी कोर्ट्स, दे आर क्वासी कोर्ट्स, ठीक है जी। नाउ अगर जो एनसीएलटी है, ठीक है ना, एनसीएलटी को अगर पता लगा कि आपने कुछ फ्रॉड की है, गलत जानकारी दी है, छुपाई है, देन एनसीएलटी मे अपॉन एप्लीकेशन, पहली बात तो मे, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एप्लीकेशन वहां पे सबमिट की जाएगी, आपके खिलाफ केस फाइल किया जाएगा, फिर वो ऑर्डर इशू कर सकती है टू एड्रेस द सिचुएशन इंक्लूडिंग। अब वो क्या कर सकती है? या तो मैनेजमेंट रेगुलेट कर सकती है, ठीक है ना, या वो कह देगी इस डायरेक्टर को बाहर निकाल दो, ये गलत है बंदा, इस डायरेक्टर को इंसर्ट कर लो, जैसे भी उसने मैनेज करना है वो कर सकती है, उसकी मर्जी। ट्रिब्यूनल जो मर्जी ऑर्डर दे सकती है, इस तरीके के ऑर्डर दे सकती है। तो पहला किस तरह का ऑर्डर दे सकती है? रेगुलेट मैनेजमेंट, पास द ऑर्डर्स टू मैनेज द कंपनी इंक्लूडिंग द अमेंडमेंट्स टू द एमओए एओए इन पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, इट्स मेंबर्स और क्रेडिटर्स, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में, मेंबर्स में के फायदे के लिए, डायरेक्टर्स के फायदे के लिए, क्रेडिटर्स के फायदे के लिए किस तरीके का निर्णय किया जा सकता है कि कंपनी का जो बेसिक मैनेजमेंट है, जो उसका स्ट्रक्चर, उसको चेंज किया जा सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए जा सकते हैं, उसको मेमोरेंडम चेंज किया जा सकता है। सर इस तरीके के ऑर्डर्स ट्रिब्यूनल इशू कर सकता है। फाइन, किसका? एओए चेंज कर दो, ये प्रावधान चेंज कर दो, ये क्लॉज चेंज कर दो, मेमोरेंडम का ये प्रावधान या ये क्लॉज चेंज कर दो, सर सिंपल, ठीक है। इस तरीके का ऑर्डर वो इशू कर सकती है। दूसरा, अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बना देनी चाहिए किसी मेंबर्स की,
तो वो बना सकते हैं। तो वो इस तरीके के डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, निर्णय भी दे सकते हैं कि मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड बनाई जा सकती है। फिर वो जाहिर सी बात है कि उनके पर्सनल जो एसेट्स हैं वो खतरे में आ जाएंगे। उसके बाद अगर और उसको लगता है कि इसका नाम ही काट देना चाहिए, उसको कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल कर देना चाहिए, तो ट्रिब्यूनल आरओसी को ऑर्डर जारी करेगा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसको दिया हुआ है, जो उसका रजिस्टर में नाम दर्ज किया हुआ है, जिसकी वजह से इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो स्ट्राइक कर दो, यानी कि वो कैंसिल कर दो, यानी कि इसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। सो ऑर्डर द आरओसी को ऑर्डर दिया जाएगा टू स्ट्राइक ऑफ द कंपनीज नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। उसके बाद कंपनी को वाइंड अप करने का हुक्म दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और ऑर्डर देने हैं, तो अगर उसको लगता है कि कुछ और ऑर्डर देने बनते हैं या फाइन लगाना बनता है या कुछ और भी डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस और प्रकार के ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं सर, फाइन। तो ट्रिब्यूनल ये सब कर सकता है, रेगुलेट मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी फिक्स कर सकता है, रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार, रजिस्टर को नाम काट देगा, वाइंड अप कर देगा, दिवालिया कर देगा, आपके एसेट्स बेच दिए जाएंगे सारे, ठीक है। या फिर कुछ और ऑर्डर जो उसको लगता है कि फाइन वगैरह लगाना है सर, एज अ केस में भी। पर ये सब करने से पहले सामने वाली पार्टी को बोलने का मौका जरूर देना है। द कंपनी मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, तो उसकी बात भी सुनी जाएगी बिफोर एनी ऑर्डर इज पास्ड, तो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। So NCLT considers the company's transactions, obligations and liabilities to ensure the fairness, ठीक है। तो कंपनी की डायरेक्ट ट्रांजैक्शन चेक कर सकती है कि कंपनी फेयरली काम कर रही है नहीं कर रही, कंपनी की ऑब्लिगेशंस को एनालाइज कर सकती है, लायबिलिटीज को, एज द केस मे बी सर, फाइन। सो दिस इज व्हाट द ट्रिब्यूनल कैन डू सर, दिस इज व्हाट द ट्रिब्यूनल कैन डू, फाइन। Now the next point is performa spice। अभी spice क्या है? It is simplified performa for incorporating the company, for incorporating company electronically। Now पहले तो कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती थी, फिजिकली जाना पड़ता था, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब नाउ विद द कमिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, गवर्नमेंट हैज रिलीज अ न्यू स्पाइस फॉर्मूला फॉर्मेट, और ये अपना परफॉर्मा है सर, ऑनलाइन है, फॉर्म है जो फिल करना पड़ता है कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए। अब कंपनी बनाना कंपैरेटिवली पहले से बहुत आसान हो चुका है ड्यू टू स्पाइस परफॉर्मा सर, फाइन। सो स्पाइस इज वर्ड सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, फाइन। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंट्रोड्यूस द सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस एंड इट्स एडवांस्ड वर्जन स्पाइस प्लस टू स्ट्रीमलाइन द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, ताकि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाए और इजी हो जाए कंपैरेटिवली। स्पाइस इंटीग्रेट्स मल्टीपल सर्विसेज इंक्लूडिंग, आपने नाम रिजर्व करवाना है तो भी आपको स्पाइस फिल करना पड़ेगा, डिन एलोकेट करवाना है, इनकॉर्पोरेट फाइल कर इनकॉर्पोरेशन करवानी है, ठीक है। उसके अलावा पैन टैन चाहिए, जीएसटी, ईपीएफओ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन सर। सो दिस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रिड्यूसेस द पेपर वर्क, accelerates the processing, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है, and enhances the ease of doing business, और जिसकी वजह से ease of doing business रहता है, कंपनी रजिस्टर करवाने में सहायता मिलती है और जल्दी हो जाती है। उसके बाद नाउ from the date of the incorporation specified in the certificate of incorporation, the company becomes the legal body corporate with the name stated in the MOA, recognized as a legal entity under the act। तो now section 9 क्या कहता है, effect of registration क्या है? सबसे पहली बात है कि जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, वैसे ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, किस नाम से, जो नाम एमओए में लिखा हुआ है, फाइन। उसके बाद अब कंपनी बन चुकी है तो वो सब काम कर सकती है जो एक नॉर्मल कंपनी कर सकती है, ठीक है ना। नाउ इट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ इनकॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट। तो वो हर काम कर सकती है जो बाकी दूसरी कंपनीज कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती है, सेल परचेज ऑफ गुड्स कर सकती है, सर्विसेज हो सकता है, ठीक है ना, लायबिलिटी ले सकती है, पे ऑफ कर सकती है, कोई ट्रांजैक्शंस कर सकती है, एसेट ले सकती है, बेच कर सकती है, ठीक है, किसी को स्यू कर सकते हैं, कोई इसको स्यू कर सकता है। सो इट एंजॉयज द परपेचुअल सक्सेशन कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट अंडर द लीगली डिसॉल्व। तो वो अब कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, नाउ परपेचुअल एग्जिस्ट करेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक लीगली इसको बंद ना किया जाए।
अब इसके पास पावर आ गई, कंपनी है, नाउ इट कैन एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो इमूवेबल है, चाहे टेंजिबल है, चाहे वो इनटेंजिबल है। कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है विद थर्ड पार्टीज इंक्लूडिंग इट्स ओन मेंबर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स। क्यों, कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, डायरेक्टर्स अलग होते हैं। फाइन। उसके बाद स्यू भी कर सकती है और कोई इसको भी स्यू कर सकता है इन इट्स ऑन नेम, एनेबलिंग द लीगल एक्शंस एज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और एंटिटी। ठीक है ना, क्योंकि ये अलग इसकी एंटिटी है तो ये भी किसी को स्यू कर सकती है और कोई इसको भी स्यू कर सकता है सर। नाउ बात करते हैं केस लॉ के सर। हरि नागर शुगर मिल्स लिमिटेड versus SS Junjunwala sir. Fine. So case laws on the effect of the registration sir. Upon incorporation, the company becomes a separate legal entity, distinct from its incorporators. वो incorporator अलग होते हैं, promoters, founders अलग हैं, company अलग है, and now members are bounded by the MOA and AOA as a contractual obligation sir. Fine. Now it has a perpetual existence until dissolved as by the liquidation or struck out by the or struck out of the registrar sir. ठीक है ना, तब तक चलती रहेगी जब तक इसको स्ट्रक आउट ना कर दिया जाए फ्रॉम द रजिस्ट्रार सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला सर। सो बात करते हैं स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन तो ऊपर वाला जो अपना केस था दैट शोज की कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, कंपनी का अलग आइडेंटिटी है। ठीक है ना, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एमओ और एओए को कॉन्ट्रैक्चुअली ऑब्लिगेटेड है और उनके कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्रमोटर्स और उसका कंपनी का, ठीक है, उन्होंने अपना साइन किया हुआ है, आर्टिकल्स बना रखे हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रखे हैं, उसको कंप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, नाउ तो चलती रहेगी जब तक कंपनी स्टॉक आउट नहीं कर दी जाए। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड और कहां पे सर, हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। नाउ स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर में क्या कंक्लूड किया गया, क्या जजमेंट आई, क्या डायरेक्शन दी गई कि रजिस्ट्रेशन होते ही कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाती है। फाइन, रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनैलिटी या आइडेंटिटी। फाइन, सेपरेटिंग अ कंपनी फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई वो एक अलग आइडेंटिटी बन गई, मेंबर्स अलग हो गए, मेंबर और कंपनी अलग होगी फॉर द लीगल एंड टैक्स पर्पसेस। ठीक है जी, किस केस की बात कर रहे हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ठीक है जी, उसमें क्या जजमेंट आई कि जैसी कंपनी रजिस्टर हो गई तो एक अलग आइडेंटिटी बन गई जिसकी वजह से कंपनी अलग हो गई और उसके मेंबर्स अलग कंसीडर किए जाएंगे। दिस हैज बीन कंक्लूडेड इन दिस जजमेंट। फाइन, जजमेंट का नाम क्या है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सर। फाइन, उसके बाद स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मद्रास, Spencer and Company Limited Madras versus CWD Madras. Acquiring all the shares of the company does not merge its identity with the acquirer. Each remains a separate juristic entity. सर, अगर आप मैक्सिमम शेयर्स भी एक्वायर कर लोगे या मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स भी एक्वायर कर लोगे या 2 या 3 4 बंदे इकट्ठे मिलके भी सारे शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी सेम हो गई सर। स्टिल कंपनी कंपनी है, कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं सर। फाइन, तो किसमें बोला गया, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस CWT मद्रास। फाइन, हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या जजमेंट आई, अ कंपनी होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो सरकार की क्यों ना कंपनी हो। अब सरकार की कंपनी है जो सरकार की सारी संपत्तियां होती हैं केंद्र सरकार की, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें उसकी जो संपत्ति होती है उसकी लीगल कागजाना जो मलकियत होती है, जो नाम किसके चढ़ा होता है, वो गवर्नर साहब के नाम होता है सारा कुछ। फाइन, सो अगर कोई कंपनी सरकारी कंपनी बनती है जिसके शेयर्स राष्ट्रपति महोदय के पास हैं, फाइन, स्टिल वो इट नॉट इट्स एजेंट ईदर ऑफ द प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट सर। फाइन, retaining its separate identity and autonomy। चाहे वो सरकार की ही कंपनी क्यों ना हो, फिर भी कंपनी की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी है। जस्ट बिकॉज वो सरकार की कंपनी है इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की वो एजेंट है, वो सरकार के बिहाफ पे है। सरकार की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है लीगली और कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है लीगली। सरकार उसमें इन्वेस्टर हो सकती है, निवेशक हो सकती है। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम उसको एजेंट बोल दें, इसका मतलब ये नहीं हम उसको क्या बोल दें, एजेंट बोल दें सर। फाइन,
अगर हमने एजेंट बोल दिया ना, तो एजेंट के जो काम होते हैं ना, वो बाउंड कर देगा अपने प्रिंसिपल को। कल को फॉर एग्जांपल मैंने मारुति सुजुकी की एजेंसी से कोई गाड़ी ली, वो खराब निकली, तो मैं कंपनी को स्यू कर सकता हूँ भाई। मैं किसको स्यू कर सकता हूँ? कंपनी को स्यू कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कोई सरकारी कंपनी कुछ गलत कर रही है, मेरे साथ कुछ उसने गलत किया है, तो मैं कंपनी को स्यू करूंगा, राष्ट्रपति महोदय या सरकार को थोड़ा स्यू करूंगा। ठीक है, मैं ये थोड़ा ना बोल दूंगा ये उसकी एजेंट है, एजेंट थोड़ा ना बन गई उसकी वो। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। ये कहां पे कंक्लूड किया गया? हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कंक्लूड किया गया। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 की। सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम सर। फाइन, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। नाउ बाइंडिंग नेचर, द एमओए एंड द एओए वंस रजिस्टर्ड, वो जैसे रजिस्टर हो गए ना सर, वो बाइंडिंग होगी कंपनी के ऊपर। जैसे एमओए में, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज बोलते हैं कि कंपनी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी किस एरिया में काम करेगी वो दर्शाता है। आप उसके अलावा दूसरे एरिया में जाकर काम नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि आप फर्नीचर में काम करोगे तो आप रियल एस्टेट में काम नहीं करोगे। अगर आपने बोला कि आप सॉफ्टवेयर का काम करोगे तो आप जाके स्टील का काम नहीं कर सकते। आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लोज को ओवररूल नहीं कर सकते। जैसे ही कंपनी बनेगी, जैसे ही उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हो गए, तो आपको उसको फॉलो करना है, उसकी पालना करनी है सर। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि जैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्टर्ड हो गए जनाब, दे आर द बाइंडिंग ऑन द कंपनी। वो बाइंडिंग है कंपनी के ऊपर एंड इट्स मेंबर्स एज इफ ईच हैड पर्सनली साइंड देम। फाइन। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को पर्सनली सब्सक्राइब, जो पर्सनली सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके पर्सनली साइन करवाए जाते हैं। नाउ यू आर द सब्सक्राइबर्स, आपने साइन किए हैं, आपको जो मेमोरेंडम में लिखा हो उसकी पालना करनी पड़ेगी। तभी आपने वो एमओए और एओ की जो कॉपी थी वो सबमिट करवाई थी रजिस्ट्रार के पास, तभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू की है। यू हैव साइन दोस कॉपीज एंड यू आर ऑब्लाइज्ड बाय दैट सर। आपको उसको ऑब्लाइज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आपकी आप लाइबल टू दैट सर। फाइन। नाउ members are obligated to observe all the provisions of the memorandum and articles creating a contractual relationship between the company and its shareholder। तो हम कह रहे हैं कि आपको सारे प्रावधान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पालना करनी पड़ेगी जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। सिंपल। ठीक है जी। ऑल दी मनी पेएबल अंडर द एमओए एंड एओए, जैसे कैपिटल क्लॉज होता है ना, आपने 10 रुपए का शेयर सब्सक्राइब कर लिया, 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए नहीं दिए, तो आपको बाकी 4 रुपए भी देने पड़ेंगे। फाइन। तो जो भी आपकी कॉल मनी है, पेंडिंग है, सो वो आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं दोगे, इट इज इन्फोर्सेबल थ्रू द लीगल एक्शन। कंपनी आपके खिलाफ केस फाइल भी कर सकती है। फाइन। कैपिटल क्लॉज क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या कहता है, भी कितनी कैपिटल है, कितना आपने सब्सक्राइब किया हुआ, कितना भी पेंडिंग है, एंड आपने मेमोरेंडम की कॉपी साइन कर रखी है, सो यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना। तो आपके कितने कितने आपको शेयर्स अलॉट किए गए थे वो भी वहां पे लिखा हुआ है, तभी कंपनी रजिस्टर हुई है। ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन हम डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना के भेजते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि कितने कितने शेयर्स एलोकेट किए जा रहे हैं किस किस बंदे को, कितने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो उतनी उतनी अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो कंपनी आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। सिंपल सर। फाइन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। इजी टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, हमने क्लास 12th में भी किया हुआ है। फाइन। सो बट फिर भी 2-3 पॉइंट्स अच्छे हैं इसके, थोड़े से गौर करने के लिए। ठीक है, इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्लास 12th में क्या रखा है, अगर पढ़ते पढ़ते फिर भी 2-4 ऐसे पॉइंट्स निकल आए, चाहे वो सेक्शन नंबर है, चाहे वो क्लॉज है, चाहे कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, तो उसको गौर जरूर करना है हमने कि एडिशनल पॉइंट्स क्या है इसमें से। ठीक है ना। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, अगर कोई टॉपिक आपको आता भी है, फिर भी आप एक बार जरूर देख लो उस टॉपिक को। उसका मतलब ये नहीं कि आपको सारा आता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, 2-3-4 हो सकते हैं कि जो हमारे निगाह से शायद निकल गए हो क्लास 12th में, या हमने ना पढ़ रखे हो, या इसमें नहीं हो, या दैट रिक्वायर्स रिवीजन सर। फाइन। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एट एनी स्टेज। ठीक है, बी हम्बल, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स। फाइन। पढ़ते रहो। सिंपल। Now, the capital refers to the share capital representing total funds raised to the shares issuance expressed in the rupees and divided into the shares of the fixed denomination. सर ये तो हमको पता ही है। So शेयर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल शेयर कैपिटल बात एक ही है। पर्टिकुलर अमाउंट, it requires a particular amount divided into a number of denominations, find each having a particular value, sir. Fine. Each shareholder's entitlement is proportional to its shareholding. ठीक है ना। तो जो जो भी किस किस की शेयर होल्डिंग है, सबकी अपनी अपनी एंटाइटलमेंट है। अगर मैंने किसी कंपनी के 5% शेयर्स लिए हैं, तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 5% की, तो मेरी ओनरशिप 5% की है।
अगर मैंने किसी कंपनी के 10% शेयर्स लिए हैं तो मेरी ओनरशिप कितनी है, 10% की है सर। तो जो भी मेरा प्रपोर्शन है उतनी मेरी एंटाइटलमेंट है, ठीक है ना। दैट शोज विच कॉन्स्टिट्यूट्स देयर इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट्स, ठीक है ना। यानी कि 10% हिस्सा मेरा है उस कंपनी में, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कह लो, शेयर होल्डिंग कह लो, कुछ मर्जी कह लो सर। फाइन, इन द कंपनीज एसेट्स एंड द प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं नॉमिनल कैपिटल की, चाहे नॉमिनल बोल लो, चाहे ऑथराइज्ड बोल लो, चाहे रजिस्टर्ड बोल लो। तीन नाम है सर इसके, नॉमिनल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड। बात एक ही है, सेक्शन 2 क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8 याद कर लो, सेक्शन 2 क्लॉज 8। नाउ द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है अपने ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कंपनी को लगता है कि मैं पूरा धंधा कितने का कर सकती हूँ अपने पूरे कार्यकाल में, पूरा अपना इन फ्यूचर सर, तो उतनी कैपिटल आप अपनी रजिस्टर करवा लो, ठीक है। उससे ज्यादा आप अपने कैपिटल रेज नहीं कर सकते। दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी रेज एज द कैपिटल इन द कंपनी सर। फाइन, ठीक है जी। कल को चेंज करने में मेमोरेंडम चेंज हो सकता है, नॉट अ बिग डील सर। फाइन, बट दिस इज अ मैक्सिमम अमाउंट जो फॉर द टाइमिंग रहेगी, इसके अलावा नहीं करना, इसके ज्यादा आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते। करना चाहते हो तो मेमोरेंडम आपको फिर एडिट करवाना पड़ेगा, वो चेंज करवाना पड़ेगा, उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सर, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई रहते हैं, इट इज यूजुअली दैट पर्टिकुलर अमाउंट which is estimated that the company will need including the working capital and the reserve capital if any। तो पूरे अपनी जिंदगी में कंपनी को कितना पैसा चाहिए एज कैपिटल इंक्लूडिंग इट्स वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग इट्स रिजर्व टू कंटिन्यू। तो ये सारी कैपिटल होती है मिला के सर। ऐसा नहीं बोलना कि वर्किंग कैपिटल अलग होती है, कैपिटल मींस कैपिटल, इट इंक्लूड्स वर्किंग कैपिटल, इट इंक्लूड्स रिजर्व्स, रिजर्व्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल एज वेल सर। फाइन, उसके बाद दैट शोज कि दिस इज द अपर लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद कंपनी अपना इससे ज्यादा पैसा रेज नहीं कर सकती विदाउट अमेंडिंग द एमओए। अगर आपने फॉर एग्जांपल कंपनी आपने रजिस्टर्ड करवाई, उसकी आपने नॉमिनल कैपिटल 100 करोड़ रखी है, तो 100 करोड़ से ज्यादा आप अपनी कैपिटल रेज नहीं कर सकते। कल को आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपने 100 करोड़ से एक्सीड करना है, तो आपको फिर अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है जिसमें रजिस्टर्ड अपना कैपिटल लिख रखी है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, कमेंड करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है ना। नाउ उसके बाद अब जितनी आप ये रखोगे ना उतनी आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। स्टैंप ड्यूटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस नॉमिनल कैपिटल, तो उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जब आप कंपनी रजिस्टर करवाओगे। दिस इज ड्यूटी इज टैक्स, ड्यूटी इज टैक्स। जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी होती है, दैट इज टैक्स। तो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पेएबल ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन एज इट इज बेस्ड ऑन द ऑथराइज्ड कैपिटल। फाइन, ये किसके ऊपर टिकी हुई है, ऑथराइज्ड कैपिटल के ऊपर टिकी हुई है, सिंपल। इफ द कंपनी एमओए स्पेसिफाइज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹100 crore, it can issue the shares up to that amount paying the stamp duty proportion to the 100 crore at its incorporation। फाइन, तो 100 करोड़ की आपको कैपिटल के उसके प्रोपोर्शन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ नॉमिनल कैपिटल वाज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 बेटा क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8। उसके बाद बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 50, सेक्शन 2 क्लॉज 50 सर। 50 में क्या लिखा हुआ बेटा, इशूड कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, इशूड कैपिटल। नाउ द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, कुछ ऐसा हिस्सा जो आपने फॉर द टाइम बिंग इशू कर दिया, ठीक है। आपने लोगों से पैसा मांगा, आपने इशू कर दी कैपिटल आउट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जरूरी नहीं आपके ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है, आपको अभी फॉर द टाइम बिंग 20 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, तो आप उतना ही पैसा इशू करो सर, सिंपली। फाइन, सो कंपनी जो ऑफर करती है पब्लिक को या सब्सक्राइबर फॉर द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लगा सकते हो मेरी कंपनी में। फाइन, इट इंक्लूड्स जो भी है शेयर्स आपने जैसे भी इशू किए हो, आपने कैश किए हो कैश, इट इंक्लूड्स द शेयर्स जो भी आपने शेयर इशू किए हैं और पैसा मांगा है, चाहे वो कैश में मांगा है, चाहे वो आपने अदरवाइज कैश मांगा है, फॉर एग्जांपल इन एक्सचेंज फॉर एसेट्स, सर्विसेज
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप आईपीओ लेके आ रहे हो, आपने कैश रेज करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आप शेयर देके कैश रेज नहीं करना चाहते, कोई एसेट्स लेना चाहते हो, सर्विसेज लेना चाहते हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो वो भी काउंट करेंगे। सिंपल, वो भी किसका पार्ट है? इश्यूड कैपिटल का पार्ट है। सो दैट शोज, इश्यूड कैपिटल ये दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स दैट एक्चुअल कैपिटल द कंपनी सीक्स टू रेज एट अ गिवन टाइम। तो वो जो कैपिटल रेज की जाती है एट अ गिवन टाइम, दैट इट शोज। फाइन। उसके बाद इफ अ कंपनी विद 100 करोड़ कैपिटल, authorized capital issue 60 crore worth of shares to the investors, the issued capital is 60 crore। तो अगर 100 करोड़ में से अगर मुझे 60 करोड़ रुपया चाहिए तो मैं 60 करोड़ के शेयर्स इशू कर दूंगा। 60 करोड़ मैं अपना अरेंज करना चाहता हूं, इंक्लूडिंग द शेयर्स इशूड अलॉटेड फॉर एक्वायरिंग अ फैक्ट्री। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री एक्वायर की है, उसके बदले भी मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। कुल जो टोटल आपने जो शेयर्स इशू कर दिए, चाहे उसके बदले आपको कैश मिला, फैक्ट्री मिली, एसेट मिला, कुछ सर्विसेज मिली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिली, एवरीथिंग टू बी कंक्लूडेड इंक्लूडेड सर। सिंपल इट इज। फाइन। उसके बाद नाउ शेड्यूल 3 क्या बोलता है बेटा? अब आपको शायद ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पता है, नहीं पता, ठीक है, एक बार पढ़ लो। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? शेड्यूल 3 ये बात बोलता है, क्या बोलता है? इट मैंडेट्स द कंपनीज डिस्क्लोज इट्स इशूड कैपिटल इन इट्स बैलेंस शीट, कि कंपनी को अपनी जो इशूड कैपिटल है वो शो करनी पड़ेगी अपनी बैलेंस शीट में। दैट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी फॉर द स्टेक होल्डर्स एंड रेगुलेटर्स। रेगुलेटर कौन होता है? जैसे सेबी हो गया, जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं, उसके लिए इजी रहेगा, उनको पता होना चाहिए, आपकी बैलेंस शीट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपकी इशूड कैपिटल कितनी है। शेड्यूल 3 ये बात बोलता है कि आपको अपनी इशूड कैपिटल लिखनी पड़ेगी। सिंपल, कहां पे लिखनी पड़ेगी? बैलेंस शीट में सर। फाइन। उसके बाद मुझे फटाफट बताओ पहले, जो नॉमिनल क्लॉज, जो नॉमिनल कैपिटल थी वो कहां पे मेंशन था? सेक्शन 2 क्लॉज 8। जो इशूड कैपिटल है बेटा वो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? सेक्शन 2 क्लॉज 50। सेक्शन 2 क्लॉज 50। अब बात करने जा रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आपने पहले 100 करोड़ तो आपने परमिशन मांग ली, ठीक है, आपने नॉमिनल कैपिटल अब आपने रजिस्टर करवा ली। उसके बाद आपने इशूड कितना किया? 60 करोड़ रुपया लोगों से पैसा इन्वेस्ट करने की आपने रिक्वेस्ट किया, आपने शेयर्स इशू किए, इन अदर वर्ड्स। फाइन। सो दैट कि लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाए। ठीक है, आपने 60 करोड़ रुपया मांगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 50 सर। ठीक है, इशूड कैपिटल। अब बात कर रहे हैं लोगों ने कितना आपकी कंपनी में पैसा लगाया। तो जो पोर्शन आपने इशू किया था, यानी कि 60 करोड़ का जो पोर्शन है, हो सकता है कि लोग 60 का 60 करोड़ आपके पे शेयर्स परचेज कर ले, इन्वेस्ट कर ले आपकी कंपनी में, हो सकता है कि कम भी हो सकता है। तो पोर्शन 100% भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, 80-90 कुछ भी हो सकता है। फाइन। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि वैसे तो लाइक जो सेबी क्लॉज रहता है कि कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे मैं कंपनीज एक्ट समझा रहा हूं। तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि आपने इशू किया 60 करोड़, क्या सब सामने वाले ने 60 करोड़ रुपया आपके इन्वेस्ट कर दिया या थोड़ा कम किया? तो जो भी पोर्शन अगले ने आपका एक्वायर कर लिया, आपने इशू किया 60 करोड़, द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड। मांगे तो अपने 60 करोड़ थे, बट एक्चुअली कितना आया दैट मैटर्स। ठीक है, सो बाय द शेयर होल्डर और द इन्वेस्टर। ठीक है, सो 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, शायद आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। ठीक है ना, इसके बारे में से भी बोलते हैं, पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल डेफिनेशन समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, एग्जांपल ऊपर थल्ले हो सकती है, नॉट अ बिग डील सर। ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल 50 करोड़ की दे रखी है। अब आप कहोगे सर 60 करोड़ का 90% 54 करोड़ क्यों नहीं लिखा, ये तो इश्यू कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट, मोस्ट टॉपिक में नहीं जा रहा। Simple. Fine. So it reflects the key capital investors have committed to by agreeing to purchase the shares. ये कैपिटल ये दिखाता है कि लोगों ने कितना पैसा आपकी कंपनी में लगाया है, लोगों ने कितना पैसा कमिट किया है कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करेंगे। ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, इट शोज दिस। फाइन। पहला पॉइंट, इट मे बी लेस देन द इशूड कैपिटल इफ द शेयर ऑफरिंग इज नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। अगर सभी आपके 60 के 60 करोड़ के जो शेयर्स अगर फुली सब्सक्राइब नहीं किए जाएंगे, दैट कुड बी पॉसिबल, कुछ जाहिर सी बात है कि दैट अमाउंट कुड बी लेस। ठीक है ना, आपने इशू किया 60 करोड़, देन जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 50, 55 कुछ भी हो सकती है। फाइन। सो इफ अ कंपनी इशू 60 करोड़ वर्थ ऑफ द शेयर्स बट इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब्स टू ओनली 50 करोड़, देन द सब्सक्राइब कैपिटल कितना बन जाएगा? 50 करोड़। तो अब तक मेरी ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ की थी, इशू में मैंने कितना किया? 60 करोड़, और लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? 50 करोड़। जो नॉमिनल कैपिटल था, रजिस्टर्ड कैपिटल था, ऑथराइज कैपिटल था, दैट वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 8।
ठीक है, मैंने इशू किया वो कहां पे डिफाइन था, सेक्शन 2 क्लॉज 50, और लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया वो कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 86, सेक्शन 2 क्लॉज 86। अब उसके बाद नाउ कॉल्ड अप कैपिटल सर, अब मैंने कितना पैसा मांगा, हो सकता है कि जैसे आपने क्लास 12 में पढ़ा हो सकता है कि मैं 10 के 10 अभी एक बार में मांग लूं, ये एप्लीकेशन मनी पहले कॉल करूं फिर बाद में, है ना, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ऐसे ऐसे करके भी मैं कॉल्स कर सकता हूं, तो ऐसा ऐसे करके मैं पैसा मंगा सकता हूं। अब लोगों ने कह दिया कि उन लोगों ने मेरे 50 करोड़ के शेयर ले लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक शेयर 10 रुपए का, यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 5 करोड़, तो 5 करोड़ शेयर लोगों ने अप्लाई किए, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, लोगों ने एग्री किया कि वो मुझे 50 करोड़ देंगे, सिंपल सर। अब मैंने पहली कॉल कितनी रेज करनी है, अब उसकी बात कर रहे हैं, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल तो 50 करोड़ है। अब उसके बाद मैं मांगना कितने चाहता हूं लोगों से, मैं क्या कह रहा हूं कि अब मुझे पेमेंट राइट नाउ कितनी करो, नो दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड अप कैपिटल, सिंपल सर। Fine. It represents the amount shareholders are required to pay at a given time, often in installments. तो वो कॉल में भी हो सकती है, किस्तों में भी पैसा मांगा जा सकता है, जैसे आप क्लास 12 में शेयर कैपिटल के चैप्टर में करके आए हो, ठीक है ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट कॉल, उससे पहले या उससे पहले एप्लीकेशन जो मनी होती है, फाइन, तो किस्तों में बांटा जा सकता है। तो यानी कि मैंने ऑथराइज करवाया 100 करोड़, मैंने उसके बाद मांगा था, इशू किया था 60 करोड़, लोगों ने सब्सक्राइब किया कितना, 50 करोड़। अब 50 करोड़ का कितना मैंने कॉल किया, 50 करोड़ का कितना मैंने कॉल किया, यानी कि पोर्शन ऑफ 50 करोड़, यानी कि पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पोर्शन, सॉरी, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशू कितना था 60, सब्सक्राइब कितना था 50, तो पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल सर, फाइन, सिंपल। उसके बाद द कंपनी में नॉट कॉल द एंटायर सब्सक्राइब्ड अमाउंट इमीडिएटली डिपेंडिंग अपॉन द फंडिंग नीड्स, तो कंपनी की अपनी अपनी नीड है सर, ठीक है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मैंने एग्जांपल ली है कि उदाहरण तौर पे मैंने 50 करोड़ रुपए लोगों ने सब्सक्राइब किया था, तो उसमें से मैंने कॉल कर कितना कर रहा हूं मैं, 3 रुपए शेयर ऑन 5 करोड़ शेयर मान के जा रहा हूं, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो यानी कि लोगों से मैंने कितना पैसा कॉल किया है, 3 रुपए मांगे हैं, यानी कि मेरी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 15 करोड़। आउट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ गई मेरी, आउट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आ गई, 50 करोड़। तो लोगों ने सब्सक्राइब किया था कितना, 10 रुपए का शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 5 करोड़, ठीक है। तो लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5 करोड़, तो लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया है, 5 करोड़ सर। तो मैंने कितने पैसे मांगे हैं, 3, मैंने कितने पैसे मांगे हैं, 3 सर, फाइन। तो 5 करोड़ ये आ गया, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 CR सर, फाइन, 15 CR सर, फाइन, चलो ऐसा हटा देते हैं, ओके हो गया, फाइन। सो 30% पैसा मैंने लोगों से मांगा है, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखते हैं लोग कितना देते हैं, नाउ इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। ये कहां पे डिफाइन है बेटा, ये कहां पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 15। उसके बाद नाउ अब पेड कैपिटल, हो सकता है कि कुछ लोग मेरे पैसा ना दे, जिसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स, ठीक है ना, और कुछ पैसा आ जाए मुझे, तो जो पैसा आ गया उसको क्या बोलूंगा, पेड अप कैपिटल। नाउ द अमाउंट एक्चुअली पेड और क्रेडिटेड एज पेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द इशूड शेयर्स, ठीक है। तो ये दिखाता है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हाट हैव रिसीव्ड, द कंपनी हैज रिसीव्ड, ठीक है, अवेलेबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। तो जो कंपनी ने पैसा प्राप्त कर लिया, that shows it is the paid up capital, fine। now this cash is raw, this raw cash is available for the business operations, तो इससे धंधा करेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ लोगों ने अमाउंट मेरा पैसा नहीं दिया, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉल इन एरियर्स बोलते हैं, फाइन, उसको एक्सक्लूड करना है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, जितना लोगों ने पैसा दे दिया, सिंपल, ठीक है। उसके बाद उदाहरण तौर पे, ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स ने, उदाहरण तौर पे मेरे 5 करोड़ शेयर्स थे, मैं मान के जा रहा हूं कि 1 लाख शेयर्स के ऊपर मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ, यानी कि 4.99 करोड़ शेयर्स के ऊपर मुझे कितना पैसा रिसीव हो गया, 3 रुपए रिसीव हो गए, जिसकी वजह से मुझे 15 करोड़ मैंने मांगे, 15 करोड़ लोगों ने मुझे देने थे, ठीक है ना। 15 करोड़ में से पेड अप कैपिटल कितनी है, 14.97, 1 लाख के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपया नहीं आया, दैट शोज कॉल्स इन एरियर, दैट शोज कॉल्स इन एरियर सर, फाइन। मैंने कॉल मनी मैंने कितना पैसा कॉल किया था, मैंने कॉल किया था 3 रुपए, मैंने कॉल कितना किया था,
₹3 सर। फाइन, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑन हाउ मेनी शेयर्स, 5 करोड़ शेयर्स। लोगों ने पे कितना किया है, तो पेड इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप, पेड अमाउंट इज अ पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप। कितना पैसा मांगा था उसका पोर्शन, पैसा मांगा था कितना, 15 करोड़, और मुझे मिला कितना है, सिर्फ और सिर्फ 14.97 करोड़। ठीक है ना, 14 करोड़ 97 लाख, 97 लाख। ठीक है जी। उसके बाद नाउ डिस्क्लोजर ऑफ कैपिटल। सर सेक्शन 60 क्या बोलता है, सेक्शन 60 ये बात बोलता है, इफ अ कंपनी मेंशन्ड इज ऑथराइज्ड कैपिटल इन एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड और लेटर हेड, जहां भी कंपनी ऐसे किसी दस्तावेज में ऑथराइज्ड कैपिटल का जिक्र करेगी, वहां पे उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों ने कितना सब्सक्राइब्ड किया है, इशू आपने बेशक 60 करोड़ किया था पर लोगों ने सब्सक्राइब 50 करोड़ की है, तो मेन मैटर करता है 50 करोड़। जो आपने इशू के लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया वो यूजलेस है हमारे लिए, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल के 50 करोड़ के। उसके बाद पेड अप कैपिटल कितने हैं, अब तक मेरे पास पैसा कितना आ चुका है, 14.97 करोड़, तो आपको इक्वल कॉन्सिपिशियस लेटर्स में शो करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी दस्तावेज में, बिल हेड की कॉपी में, ठीक है, किसी बिजनेस लेटर में, किसी नोटिस में, एडवर्टाइजमेंट में अगर आप इसका जिक्र कर रहे हो ऑथराइज कैपिटल का, सेक्शन 60 ये बात बोलता है, तो आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल 50 करोड़ और 14.97 करोड़ यानी कि पेड अप कैपिटल का जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंडेटरी है, इक्वल कॉन्सिपिशियस लेटर, जो भी फॉन्ट आपने रखा होगा ऑथराइज कैपिटल का उसी फॉन्ट में। सर मेरी बात समझ आ रही कि नहीं, जब समझ आ रही, ये कौन बोलते हैं, सेक्शन 60 एडिशनल पॉइंट फ्रॉम योर क्लास 12th, एडिशनल पॉइंट फ्रॉम योर क्लास 12th। ठीक है ना, इसकी आपने पढ़ा तो नहीं, सेक्शन 60 तो नहीं पढ़ाना चाहते क्लास 12th में आपने। फाइन, नाउ कंपनी की बात कर रहे हैं, नहीं करो, कंप्लाई नहीं करोगे 10,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर है, ऑफिसर डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। सर ठीक है ना, सिंपल एग्जांपल है सर, कंपनीज एनुअल रिपोर्ट मस्ट क्लियरली स्टेट कि ऑथराइज्ड कैपिटल मेरी इतनी है 100 करोड़, ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है मेरी 50 करोड़, और पेड कैपिटल कितनी है मेरी 14.97 करोड़, इंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द रेगुलेटर्स, ताकि उनको बर्ड आई व्यू मिल सके कि आपकी कंपनी की सिचुएशन क्या है। ठीक है ना, तो आपको सारी कुंडली इस तरीके से पेश करनी पड़ेगी, सिंपल। फाइन, तो कहने का मतलब क्या है, ऑथराइज बड़ी होती है, 100 करोड़ हो गया बेटा, इशू कितना किया था 60 करोड़, इशू कितना किया था 60 करोड़। ठीक है जी, ये कितना हो गया 60 करोड़, सब्सक्राइब कितना, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया बेटा 50 करोड़, और मैंने कितना मांगा था 15 करोड़, और लोगों ने दिया कितना बेटा 14.97 करोड़, यानी कि 3 लाख माइनस करके। सर ठीक है ना, कॉल्स इन एरियर्स। फाइन, सी आर। उसके बाद अब बात करते हैं सर शेयर्स की, किसकी बात कर रहे हैं, शेयर्स की। अब शेयर क्या होता है, शेयर यूनिट सर, ठीक है ना, क्लास 12th में पढ़ के आए हो, बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो, कैपिटल का एक यूनिट, एक शेयर 10 रुपए का, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर एग्जांपल 1 करोड़, टोटल कैपिटल कितनी होगी 10 करोड़। फाइन, उसके बाद शेयर कुछ भी नहीं होता, आपका ऑनरशिप में यूनिट्स है, सिंगल यूनिट इन a company's share capital encompassing both individual shares and a stock, अगर एग्रीगेटेड शेयर्स। ठीक है ना, कलेक्टिवली बोलना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर के हिसाब से मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो आप ऐसा बोल दो कि मेरे पास 10 लाख का स्टॉक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है ना, नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी, जाहिर सी बात है ये दिखाता है कि किसका कितना इंटरेस्ट है, कितनी किसकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, मेजर्ड बाय द सम ऑफ द मनी फेस वैल्यू एंड एसोसिएटेड राइट्स। तो शेयर, अगर आपके पास शेयर है तो शेयर होने का मतलब ये नहीं कि कल शेयर है, इसका मतलब आपके पास राइट्स भी हैं, यू हैव द राइट टू द वोटिंग, यू हैव द राइट टू डिविडेंड्स। शेयर होना, हिस्सा होना, दैट आल्सो शोज कि आपकी उतनी ओनरशिप तो है, इसके अलावा आपके पास कुछ राइट्स भी हैं, उदाहरण तौर पे वोटिंग राइट्स, उदाहरण तौर पे अपना डिविडेंड राइट्स। फाइन, उसके बाद एंड कैपिटल रीपेमेंट, कल को कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको कैपिटल आप वापस मांगने के लिए हो, अगर पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, अगर शेयर होल्डर्स में पैसा बटेगा तो आपको भी मिलेगा, अगर आपकी टर्न आई। सर फाइन, उसके बाद नॉट मियर अ सम ऑफ मनी बट अ बंडल ऑफ राइट्स, तो आप सिर्फ उसको पैसे के नजरिए से मत देखो कि आपका किसी कंपनी में शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उस कंपनी में सिर्फ एक पैसा है,
आप सिर्फ पैसे के एंगल से ना देखो, थोड़ा सा अपना एंगल ब्रॉड करो। इसके अलावा आप ये भी देखो कि जनाब आपको राइट्स मिले हुए हैं, आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं डिफाइंड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एक्ट सर। तो शेयर होल्डर्स का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो एक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि नॉट ओनली कि आपके पास एक मॉनेटरी वैल्यू है, आपके पास कुछ राइट्स एंड आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं। फाइन, शेयर का मतलब ये हुआ। नाउ केस लॉ देखते हैं, बॉरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रोस एंड कंपनी लिमिटेड सर। फाइन, द कोर्ट हेल्ड दैट अ शेयर इज एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी। मैं वही तो बात बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट है आपका, नॉट ओनली मॉनेटरी इंटरेस्ट, ठीक है ना। इट इज नॉट अबाउट एवरीथिंग अबाउट मनी, it could be about participation in meetings so that you can do the voting. You have the right to for the dividend as well sir, and you have certain obligations as well, not stand alone a monetary amount। सिर्फ इसको monetary angle से मत देखो, comprising the rights like dividend entitlement and voting power sir। So shares are movable property, shares are movable property sir, ठीक है ना। मैं अपने shares किसी को ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, not a big deal, ठीक है। सो ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 44। तो कैसे आपने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो आपको अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, प्रोसीजर बताना पड़ेगा। कौन बोलता है ये बात, सेक्शन 44। कौन बोलता है, सेक्शन 44। हर एक शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। क्या होता है, एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है सर। फाइन, आजकल तो खैर अपना क्या नाम है, डीमैट में होता है। डीमैट में ऐसे डिस्टिंक्टिव नंबर तो नहीं होता, पर आगे जैसे पहले बैंक में जाते ना, हम एफडी करवा के आते थे, तो एफडी का सर्टिफिकेट मिलता था, उसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा रहता था। तो हर एक एफडी का एक यूनिक सीरियल नंबर रहता था, ऐसे ही हर एक शेयर सर्टिफिकेट का एक यूनिक सीरियल नंबर होता था। आजकल तो डीमैट फॉर्म में एलोकेट होते, तो ऐसा सीरियल नंबर देखने को नहीं मिलता। पर कभी कभी सुना होगा कि आपने शेयर का सीरियल नंबर होता है, वो शेयर का सीरियल नंबर जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, पहली बात तो आजकल डिपॉजिटरी के पास शेयर्स रहते हैं, ठीक है ना। दो डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, एक एनएसडीएल है, ठीक है, एक अपना सीएसडीएल है सर, ठीक है, सीडीएसएल, सॉरी सीडीएसएल है सर, एनएसडीएल और सीडीएसएल है सर, ठीक है। तो आजकल तो डिपॉजिटरीज के पास रहते हैं, उनकी इंटरनल वर्किंग के लिए कोई नंबर हो तो उनका हो सकता है। वैसे जो यूनिक नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट शोज कि ये शेयर सर्टिफिकेट मेरा, आजकल ये देखने को नहीं मिलता, आजकल ये देखने को नहीं मिलता सर। फाइन, उसके बाद ईच शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता था एक्सेप्ट फॉर द डीमैट फॉर्म। आजकल शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जो कि डिपॉजिटरीज के पास होते हैं, जिसका काम होता है शेयर्स को डिपॉजिट करके रखना, अपने कस्टडी में रखना, ठीक है। एनएसडीएल और सीडीएसएल सर, एनएसडीएल और सीडीएसएल सरकारी संस्थान है। अब कहने का मतलब ये है कि उदाहरण तौर पर मैंने रिलायंस के शेयर ले लिए सर, मैं एक रिटेल शेयर होल्डर हूं, मुझे क्या पता मुझे शेयर मिले भी हैं कि नहीं मिले। मुझे कोई सर्टिफिकेट इशू हो गया, कंपनी ने मुझे शेयर दिए हैं कि नहीं दिए, वो शेयर जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है वो ओरिजिनल है नहीं है, दैट कुड बी अ ग्रेट चांस कि एक नॉर्मल इंसान को चूना लगाया जा सकता है। अब क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, मेरे पास क्या इतनी पावर है कि मैं उसको ऑथेंटिक मान लूं या किससे पता करवा लूं। तो हर एक शेयर होल्डर के लिए बहुत मुश्किल है पता करवाना सर। इसी के लिए मतलब कि आप शेयर्स डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकते। पहली बात तो ब्रोकर के थ्रू आपको शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे, अगर आप ओपन ले रहे हो मार्केट में, ठीक है, आपको ब्रोकर के थ्रू लेने पड़ेंगे पहली बात तो कंपनी के शेयर्स आप किसके थ्रू ले रहे हो बेटा, किसके थ्रू ले रहे हो, ब्रोकर के थ्रू। किसके थ्रू ले रहे हो, पहली बात तो आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो सर। इन्वेस्टर शेयर ले रहे हैं किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू सर। जीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट सर, वो कोई ब्रोकर हो सकता है पहली बात तो, ठीक है। और वो जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी ना, वो आपके पास नहीं रहेंगे, ठीक है, वो किसके पास रहेंगे, या तो एनएसडीएल के पास रहेंगे या किसके पास रहेंगे, सीडीएसएल के पास, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। किसको बोलते हैं, डिपॉजिटरी। ये आपके शेयर्स होल्ड करके रखेगा, ठीक है। ये कौन है, सरकारी संस्थान है, ठीक है। तो आपका जो शेयर्स होंगे वो आपके नाम चढ़ जाएंगे डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में। पहले शेयर मिस्टर एक्स के पास थे, मैंने परचेज कर लिए, अब मेरे नाम पे शेयर्स बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। यूनिक नंबर का खेल नहीं रहता इतना। उदाहरण तौर पे अगर मैं किसी बैंक में 10 लाख जमा करवा के आया, जो नोट मैंने गिन के जमा करवाए थे, जो उसका सीरियल नंबर था, कल को मैं निकलवाने जाऊंगा तो जरूरी नहीं है मुझे वही नोट मिलेंगे। बस मेरा बैंक में 10 लाख पड़ा है, ये कागज बोल रहे हैं, कल को निकलवाने जाऊंगा बैंक में मुझे 10 लाख देने, मुझे वो सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे वो सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो उसके रिकॉर्ड्स में मेरे 10 लाख के शेयर्स बोल रहे हैं।
डीमैट अकाउंट में नॉर्मली शेयर्स रहते हैं, डीमैट अकाउंट में नॉर्मली शेयर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो डिपॉजिटर ये इंश्योर करता है कि जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उस इन्वेस्टर के नाम पे वो शेयर रजिस्टर्ड हो जाए। तो यहाँ पे रोल किसका रहता है? सरकार का रहता है। किसका रहता है? सरकार का रोल रहता है, ठीक है। सीए इंटर में जाके और डिटेल में पढ़ोगे डिपॉजिटरी के बारे में। फाइन, ये मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे। उसके बाद अ शेयर होल्डर ओइंग 100 shares, 1000 shares, sorry, of ₹10 each in the Infosys Limited holds a proportional interest in the company's assets and profits। मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनल उसका जो भी राइट है 10 लाख का, अगर आप 10,000 के शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो यानी कि 10,000 के पास आपके राइट्स हैं, ठीक है। आपकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है शेयर्स की? 10,000 की। वो उतनी आपकी प्रोपोर्शनल आपका एसेट्स के ऊपर राइट है, प्रोपोर्शनल आपका प्रॉफिट्स के ऊपर राइट है, और विद द राइट टू इवन वोट एट अ जनरल मीटिंग एंड रिसीव द डिविडेंड एज वेल, ठीक है जी। एंड पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर सर, ठीक है ना। तो 15 लाख कॉल्ड अप थी, 3 लाख मेरे पिछले एग्जांपल में क्या था? कॉल्स इन एरियर था। पेड अप कितना आ गया? 14.97 लाख सर, ठीक है। तो मैंने एक और एग्जांपल लगा रखी है यहाँ पे, 50 रुपए का शेयर है सर, 2 लाख शेयर है, फाइन। उसके बाद 40,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, 40,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। पैसा कितना प्राप्त हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 शेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो 160 इंटू 50 16,580, तो 80 लाख मुझे आया है, यानी कि 20 लाख मेरे पास आया नहीं 40,000 शेयर के ऊपर 50 रुपए के हिसाब से, फाइन। नाउ बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है सर? ऑल दी शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं होते वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? इक्विटी। अब कौन? कंप्राइजिंग ऑफ shares with the voting rights enabling the shareholders to influence the company decision and at general meeting। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उसके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। क्या होता है उनके पास? वोटिंग राइट्स है। सबसे बड़ी बात ये है। सो कंप्राइजिंग ऑफ द शेयर्स एनेबलिंग द शेयर होल्डर्स टू इन्फ्लुएंस द कंपनीज एट अ जनरल मीटिंग, जो कंपनी के डिसीजंस ले सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर उनके कोई मैटर है सर, उनको कोई डिविडेंड वगैरह नहीं मिला पिछले 2 साल से, तो अगर ये मैटर का हमने कंसिडर करना है मीटिंग में तो वहां पे वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दैट वो कोई मैटर नहीं कंसिडर कर सकते, अगर उनका मैटर है वो डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनिंग मैनेजमेंट कौन देखता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो भी निर्णय लेने हैं वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं, और वोटिंग डालने का अधिकार किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है जी। उसके बाद एक तो शेयर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, एक होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। क्या होते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। कभी कभी क्या होता है? शेयर हमें एक एलोकेट हुआ पर उसके वोटिंग राइट्स 5 हैं। जैसे मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो इंटू 5 मेरे पास 50 वोटिंग राइट्स प्रोपोर्शनेट है, फाइन। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी इशू किए जा सकते हैं। और अदर एट्रीब्यूट्स इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, कंपनीज के जो रूल्स बने हुए हैं, शेयर्स एंड डिबेंचर कैपिटल कंपनीज रूल्स 2014, शेयर एंड कैपिटल डिबेंचर्स रूल्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स, फाइन। उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे बियर द हाईएस्ट रिस्क एज दे आर पेड डिविडेंड्स, उनको डिविडेंड मिलता है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट यही करते हैं, प्रॉफिट्स यही खाते हैं, ठीक है। सारा कैपिटल भी इनका है, प्रॉफिट भी इनका है, रिस्क भी इनका सारा, फाइन। उसके बाद और इनको पहले जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। कल को कंपनी लिक्विडेट होगी तो जो पैसा है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा, उनकी लायबिलिटी खत्म होगी, उनका पैसा निपट गया, उनका निवेड़ा हो गया, उनकी सेटलमेंट होगी, जो पैसा बचेगा फिर वो बटेगा किसमें? इक्विटी शेयर होल्डर्स में, फाइन। पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, इसलिए हम उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं। चाहे इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड है, चाहे इन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, एज द केस में बी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स get the preference, fine, as comparison to equity shareholders. Now, and repaid capital after the preference share capital, और उसके पास वोटिंग राइट होता है जिसकी वजह से मेकिंग इन द की स्टेक होल्डर्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है? कि कंपनी को सही तरीके से चलाना, इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हर डिसीजन कंपनी के फेवर में लेना, सही मेंटालिटी से लेना, सही एक मंशा से लेना, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना कंपनी के भले के लिए लेना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ताकि किसी भी स्टेक होल्डर का नुकसान ना हो, फाइन। तो क्योंकि सारे जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो कौन ले रहे होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स ले रहे होते हैं, तो उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करना, कंपनी को सही दिशा में चलाना। डिसीजंस वही ले रहे हैं सारे, कंपनी वही चला रहे हैं, फाइन।
उसके बाद उदाहरण तौर पे टाटा मोटर्स लिमिटेड इशूड ए इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल voting rights DVRs in 2008 where 10A shares carried one vote but offered a 5% higher dividends other than the equity shares। उदाहरण तौर पे टाटा मोटर्स ने कोई ए इक्विटी शेयर इशू किए, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है उनका, जिसकी वजह से 10 शेयर के ऊपर एक राइट है, 10 शेयर के ऊपर कितना राइट है, सिंगल राइट है, 10% राइट है सिर्फ, दैट्स इट। ठीक है, पर एक्स्ट्रा क्या है, राइट आपको कम है पर आपको हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, कितना, विद द हायर 5% डिविडेंड। इस सीरीज ऑफ शेयर्स को उन्होंने नाम क्या दे दिया, ए इक्विटी शेयर्स। क्या बोल दिया उन्होंने, ए सीरीज इक्विटी शेयर्स। ऐसे बी सीरीज हो सकती है, सी हो सकती है, कोई भी नाम रख सकते हैं उसको, उसके डिफरेंशियल फीचर्स हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील सर। ठीक है ना, उनके डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, डिफरेंशियल डिविडेंड राइट हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। नो दीज डीवीआरस आर ट्रेडेड एट डिस्काउंट्स ड्यू टू रिड्यूस वोटिंग पावर। तो इनकी कंपैरेटिवली वैल्यू कम होती है क्योंकि उनकी वोटिंग पावर जो होती है कम है इस केस में सर। फाइन। अब प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल की बात करें तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपैरिजन इक्विटी शेयर होल्डर्स, हम पहली बात कर चुके हैं। तो प्रेफरेंस दोनों मैटर्स में, चाहे वो डिविडेंड का केस है चाहे वो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल केस है, तो उनको डिविडेंड पहल के आधार पे दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ अ फिक्स अमाउंट और अ रेट, फॉर एग्जांपल 7% पर एनम बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसको फिक्स अमाउंट रहता है या रेट रहता है भी 2 रुपए शेयर, 3 रुपए शेयर या प्रोपोर्शनेट परसेंटेज बेस भी हो सकता है। फाइन। उसके बाद उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले प्रायोरिटी मिलती है फाइन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप और द कैपिटल रीपेमेंट्स। फाइन। उसके बाद उनको कुछ एडिशनल राइट्स मिल सकते हैं, पर उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। उनके पास एडिशनल राइट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स्ट्रा डिविडेंड्स अलोंग विद इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर द फिक्स्ड डिविडेंड इज पेड सर। तो हो सकता है कि कुछ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट मिल सकते हैं, अलोंग विद द फिक्स्ड डिविडेंड उनको कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने वर्ड क्या यूज किया, मे। उसके बाद शेयर इन द सरप्लस कैपिटल ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, अगर कुछ पैसा बच गया तो फिक्स रीपेमेंट के बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा शेयर दिया जा सकता है। ठीक है ना, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं सर, दे आर लिमिटेड टू द फिक्स डिविडेंड, जो फिक्स मिलता है। ठीक है, एंड प्रायोरिटी रीपेमेंट विद नो एडिशनल राइट्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग को एडिशनल राइट्स मिलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग को एडिशनल राइट्स नहीं मिलते, जो उनके नॉर्मल राइट्स उनको वही मिलते हैं, सिंपल इट इज। ठीक है, उसके बाद exemptions for the private company, section 43 which mandates the distinction between the equity and preference share capital does not apply to the private companies if they MOA and AOSO provides offering flexibility in the capital structuring sir। ठीक है जी। सो अगर preference shares, इक्विटी शेयर्स, अगर वो अपना जो भी डिफरेंस बताया हुआ हमने विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जिसकी बात सेक्शन 43 करता है, अगर इसको ये ओवररूल करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपने नियम बनाना चाहते हैं कि प्रेफरेंस को पावर है नहीं है, ज्यादा है कम है, ठीक है, इक्विटी का प्लस है माइनस है, जो भी करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनीज वाले कर सकते हैं। सरकार को कोई पत्ती नहीं है, उनकी प्राइवेट कंपनी है, लोगों की जनता जनार्दन का पैसा नहीं लगा हुआ। अगर वो अपने राइट्स खुद लिखना चाहते हैं, जो मर्जी लिखते रहे, सरकार कह रही मैं कुछ नहीं कह रही, आप अलाउड हो। फाइन। सरकार ने कठिन नियम कहां बना रखे हैं, जब पब्लिक कंपनी है, जहां पे पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा हुआ है। दो फ्रेंड्स ने इकट्ठे मिलकर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवा ली, उन्होंने अपने राइट्स अपने अकॉर्डिंग बांट लिए, तो बांटते रहो, हमें को मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपने नाम का नाम शेयर ए रखो, बी रखो, सी रखो, जो मर्जी करते रहो, वी डोंट केयर, सिंपल इट इज।